Hello student, now we start your next topic लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि हम कल लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आई होप सबने पिछली वीडियो देखी होगी कि क्या हम बता रहे थे उसमें। ठीक है ना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपके पास? लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके पास, ये भी एक तरह से सेट ऑफ इक्वेशंस हैं ये, जो ड्राइव किए हैं हमने पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कल पोस्टुलेट्स बताए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो, उन्हीं पोस्टुलेट्स को लेके अब हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस लेके चलते हैं। सपोज करते हैं ये आपके पास है एक फ्रेम और एक फ्रेम है आपके पास ये है। ठीक है, जो ये फ्रेम है आपके पास वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, कोई इवेंट यहाँ हो रही है आपके पास पी। ठीक है ना, ये आपके पास है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ठीक है, और ये है आपके पास एक्स, वाई, जेड। ठीक है, जिसका ओरिज़न जो है वो ओ है और इसका जो ओरिज़न है वो ओ डैश है। देखो जितना मेरे से हो पा रहा है उतना कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे डायग्राम आप समझ जाओ। ठीक है, किसी को फिर भी समझ नहीं आता तो एक बार बुक में चेक कर सकते हो आप अपनी। ठीक है ना, बुक में डायग्राम बना हुआ है आपकी कि कैसे है आपका डायग्राम। ठीक है, और आई थिंक इस डायग्राम से तो सभी फैमिलियर हैं। क्यों? क्योंकि हम जब से हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया है बार बार यही डायग्राम सेम बार बना रहे हैं हम। ठीक है ना। ओके, तो अब हमने ये भी किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यदि स्टार्टिंग जो पी पॉइंट की, यदि पी इवेंट की यदि हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यदि हम इस फ्रेम के अकॉर्डिंग कहते हैं, इस फ्रेम को हमने एस डैश नाम दिया और इस फ्रेम को हमने एस फ्रेम नाम दिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यदि इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो वो ये है आपके पास एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, टी डैश। ठीक है, और यदि एस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्या हो जाएगा आपके कोऑर्डिनेट्स? एक्स, वाई, जेड एंड टी। ये आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा। क्लियर है ये हम लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में कि आपका जो फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है। अब हमने यहाँ तक तो पहले भी पढ़ा था कि ऐसा आपके पास सिस्टम मूव कर रहा था और ये सब चीज़। ठीक है ना। अब इसमें न्यू क्या है? तो जब तक हम ये चीज़ लेके चल रहे थे, ठीक है, अभी तक पीछे की बात करें तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी जाती थी कि जो आपका फ्रेम है यदि वो एक्स के अलोंग ही मूव कर रहा है, कि एक बार पहले यहाँ था और यहाँ से वो यहाँ मूव कर गया, उसका सेंटर एक्स के अलोंग मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस वो आपके पास कितना आ जाता था? ये वाला डिस्टेंस ये आता था वी टी, आपके पास ये डिस्टेंस आता था। क्लियर है ना। ओके, तो उस केस में आपके पास जो एक्स डैश जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे पी का, वो क्या आता था आपके पास? यही कोऑर्डिनेट आता था। जो एक्स डैश है वो आ जाता था आपके पास एक्स माइनस वी टी। ठीक है ना, जिसमें जो ये वाला आपके पास डिस्टेंस है यहाँ तक का वो एक्स होता था और ये वाला डिस्टेंस जो है वो एक्स डैश होता था आपके पास। यही चीज़ है। मैं ज़्यादा यहाँ नहीं लिख रही हूँ तो, क्योंकि ज़्यादा लिखूँगी तो आई थिंक समझ ही नहीं आएंगे क्या कोऑर्डिनेट्स लिखे हमने। ठीक है ना, तो ये आप आई होप कि समझ आ रहा होगा सबको। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखी थी। ठीक है, तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये आपके पास दी हुई कि एक्स डैश किसके इक्वल आ गया? एक्स माइनस वी टी के। यदि आप एक्स को लिखना चाहें तो वी टी उधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास हो गई। अब क्योंकि जो फ्रेम है वो सिर्फ एक्स के अलोंग मूव कर रहा था आपका, वाई और जेड के अलोंग इसमें कोई मोशन नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स पे कोई इफेक्ट भी नहीं डलेगा आपका। ठीक है, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, रिमूव हो गया वो कंप्लीट। चलो समझ तो आया ना कि क्या है आपके पास डायग्राम। वैसे भी ज़्यादा हमें उसको कोई यूज़ नहीं करना है, बस समझाने के लिए बताया था कि हम कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस थे। ठीक है, अब जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं हमारे पास वो क्या है? हमारे पास वो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं हमारे पास, और उसको किस तरह से बता सकते हैं हम? उसको हम लिख रहे हैं कुछ इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को मॉडिफाई कर दिया हमने और उसको लिखा गया एक्स डैश इक्वल्स टू के एक्स माइनस वी टी। मीन्स आप एक्स डैश इक्वल्स टू के एक्स माइनस वी टी ये लिख रहे हो आप। यहाँ पे एक नया फैक्टर यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे के, और किसी किसी बुक में ये के को हम गामा भी लिख रहे होंगे तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही फैक्टर है आपका। ठीक है, हमने कुछ इस तरह से ले लिया कि यदि फ्रेम सिर्फ एक्स के अलोंग ही मूव कर रहा है तो ये
नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया के। ओके, अब वाई और जेड के अलोंग आपका कोई फ्रेम मूव ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपके पास वाई और जेड कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, जो पहले थे सेम ही रहेंगे वो कोऑर्डिनेट्स, और वो आपके पास हो जाते हैं वाई डैश इक्वल्स टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड। ओके, ये चीज़ यहाँ तक समझ आई हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या रिलेशंस हैं और ये के क्या है। हमें एक्चुअली इस के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू यदि पता चल जाती है तो हमें लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही पता चल जाएंगी, क्या चेंजेस आए थे, ठीक है, तो वही निकालने हैं हमें। ओके, अब हम बात करते हैं, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जब टी इक्वल्स टू टी डैश है, या ये कहो टी डैश इक्वल्स टू 0 टाइम है जब आपके पास, तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कोइंसाइड करते हैं उस टाइम पे। ओ और ओ डैश क्या है, कोइंसाइड करता है उस टाइम पे, ठीक है ना। जब कोइंसाइड करते हैं तब की बात होती है ना ये, तो वही चीज़ लेके चल रहे हैं कि जब वो कोइंसाइड करते हैं आपके पास, तो उसके और जो आपके पास है कोइंसाइड कर रहे हैं, बट जब वो ये मूव करते हैं तो हम ये लेके चल रहे हैं कि उनमें कुछ टाइम का भी चेंज आता है। टाइम में कुछ चेंज आता है तो हम टाइम के कोऑर्डिनेट्स को भी अब ये नहीं लिखेंगे कि टी डैश इक्वल टू टी, गैलीलियन में ऐसे ही लिख रहे थे ना कि टी डैश इक्वल्स टू टी है, बट अब ऐसा नहीं लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें भी कुछ चेंज आता है, टाइम में भी कुछ चेंज आएगा। पहले हम ये लेके चल रहे थे कि टाइम में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। और अब कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा मैडम ने क्लास में तो बोला था कि टाइम में कोई चेंज नहीं आता है। मैंने ये भी बोला था कि वो हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे क्या चेंज आता है, अभी तक हमें नहीं पता था कोई चेंज आता है, हमने बात भी नहीं की अभी तक, ठीक है। अब यदि कोई चेंज की बात आती है तो वो देखते हैं क्या चेंज आएगा आपके पास, ठीक है। अब जो आपके पास ये इक्वेशंस हैं, मैं इसमें एक्स इक्वेशन, जो एक्स वाली इक्वेशन लूँ तो एक्स वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब जो ये एक्स डैश है, इस वाली एक्स डैश की वैल्यू यदि यहाँ पुट करूँ तो ये वैल्यू पुट होगी आपके पास। यदि इसको सोल्व करूँ, एक्स कोऑर्डिनेट्स को एक साइड कर लूँ, टी वाले को एक साइड कर लूँ और टी डैश वाला एक साइड करूँ, तो टी डैश की हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वही किया हमने, टी डैश की वैल्यू निकाली ये। वैसे तो यहाँ पे ये सॉल्व था, मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया, आई थिंक फिर कहीं किसी को ये डाउट ना रह जाए कि ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक तरह से सॉल्व भी कर दिया साइड में कि आपको समझ आ जाएगा, इससे ईजी आई थिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ आ रहा होगा सबको, तो ये हो जाती है आपके पास। अब यदि हम ये लेके चलें कि जो आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये तो बात हो गई है हमारी, क्लियर है। अब हम एक केस देखो, यहाँ तक अभी आगे बात कर रहे हैं, अभी आगे का देखो क्या है कि यदि हम ये लेके चले कि जो ओ डैश और ओ आपके पास कोइंसाइड कर रहे हैं, और यदि मैं वहाँ पे लाइट सिग्नल प्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये ओ भी यही है और ओ डैश भी यही, यहीं से मैं एक लाइट सिग्नल प्रोड्यूस करवाऊँ, यहाँ से लाइट सिग्नल इसी तरह से प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, सी होती है ना लाइट की। तो क्योंकि हमने सेकंड पोस्टुलेट में ये बोली गई थी बात कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो इन्वेरिएंट रहती है, चाहे हम बात स्पेस में करें या वैक्यूम में बात करें या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें, बट सी पे कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे ऐसे ही बात कर रहे थे। तो वही चीज़ लेके चले, कह रहे यदि मैं ये बात करती हूँ कि जो आपकी लाइट है वो सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, यदि वो सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और यदि मैं बात करती हूँ कि वो सी वेलोसिटी से मूव कर रही है और टी टाइम, एक पर्टिकुलर टी टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, यदि मैं ओ डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, मान लीजिए वो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और वो एक्स डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, सी टी। ये ठीक है या नहीं, यहाँ तक देखो एक बार चेक करो, ये ठीक बोल रही हूँ मैं कि यदि कोई लाइट है आपकी वो सी स्पीड से चल रही है और टी टाइम बाद मुझे चेक करना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, कितनी दूर चली गई वो, तो मैं उसका ये डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू वी टी लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, क्लियर है, ये लिख सकती हूँ। ओके ठीक, तो इसी तरह से यदि मैं ओ डैश फ्रेम में बात करूँ तो ओ डैश में भी उसने एक्स डैश ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कोई नया डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग एक्स डैश यदि देती हूँ तो एक्स डैश क्या होगा, वी सी तो ऐसे ही रहेगा, सी पे तो कोई चेंज ही नहीं आ सकता, हमने ये तो बात बोली थी ना सेकंड पोस्टुलेट में कि वेलोसिटी ऑफ लाइट पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं डलता, दैट मीन्स सी तो एज इट इज़ रहेगा। बट फ़र्क कहाँ पड़ा फिर, क्योंकि अब देखो एक नया डिस्टेंस यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सी यदि चेंज नहीं हो रहा तो दैट मीन्स क्या चेंज हो रहा है आपका, सेकंड कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, क्योंकि यदि ये वैल्यू चेंज हुई तो, ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ये आएगी आपके पास, क्लियर है। चलो ये चीज़ हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं यहाँ से, ठीक है, एक्स इक्वल टू सी टी और एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश, जो अभी मैंने लिखी थी, ठीक है। ओके, अब यदि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है एक्स डैश में, जो मैं लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नई इक्वेशंस मैंने बनाई थी कि जो एक्स डैश है वो के इंटू में एक्स माइनस वी टी करके है, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी एक्स डैश की, और टी डैश की मैंने अभी अभी निकाली थी वैल्यू, टी डैश की मैंने अभी निकाली थी ना वैल्यू, जो मैंने अपने पेज पे भी सॉल्व करके दिखाई हुई थी कि किस तरह से आती है, वो टी डैश की वैल्यू मैं यहाँ पे
पुट कर देती हूँ। तो यहाँ टी डैश की मैंने वैल्यू पुट की, ठीक है। इस इधर के को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इधर सी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये इक्वेशंस आ गए आपके पास। अब इनको थोड़ा सा एक्स के कोऑर्डिनेट्स, टी के कोऑर्डिनेट्स यदि इकट्ठे करें तो कुछ इस तरह का आएगा आपके पास। सॉल्व कर लेना बच्चे, यदि नहीं समझ आता है तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करके दिखा दूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता इसमें है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स है, जस्ट रीअरेंजमेंट की हुई है इधर से उधर कोऑर्डिनेट्स की, और कुछ नहीं किया हुआ इसमें, ठीक है ना। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ओके ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, क्लियर। अब x तो आपके पास किसकी इक्वल है, सी टी के इक्वल है, ठीक है ना। x की वैल्यू सी टी यहाँ पुट कर दूँ, कर सकती हूँ जब वो सी टी के इक्वल है। तो मैं यदि यहाँ पे सी टी पुट करूँगी, यहाँ पे मैंने सी टी पुट किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। सी टी पुट किया तो सी से सी इधर वाला कैंसिल हो गया, टी बचा आपके पास, और यहाँ टी भी सेम चल रहा है तो टी भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे सिंपल क्या बचता है, ये 1 बचेगा यहाँ पे, और वो 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगी आपके पास इक्वेशन इस तरह की, ठीक है। ये आ जाती है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से उस के की वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली में यही हमारा एक के अननोन था जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक्स डैश किसके इक्वल होता है, के इंटू एक्स माइनस वी टी के इक्वल। यही एक अननोन था, ये सब तो हमें पता था। ये कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, वी आपकी वेलोसिटी थी जिस वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा था आपका। आई थिंक ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, कुछ फास्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो करके वीडियो को सुन लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ है आपके पास। तो के की वैल्यू हमें निकालनी थी और के की वैल्यू हमने निकाल दी। के किसके इक्वल आ गया आपके पास, अब के हमारे पास आया है 1/1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, ये वैल्यू आई आपके पास, ठीक है। और जो ये वैल्यू है आपके पास, कैसी वैल्यू है ये, किस पे डिपेंडेंट है ये, सी तो आपका चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहने वाला है। ओके ठीक है। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ, थोड़ा सा समझाऊँ इस चीज़ को कि क्या है ये आपके पास, के इक्वल्स टू 1/√1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। यहाँ से यदि सी स्क्वेयर एलसीएम लें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की आएगी आपके पास। देखना, थोड़ा सोल्व करके देखोगे तो यही चीज़ आएगी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखो नीचे अंडर रूट है में सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, वी आपके फ्रेम की वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा था, एस डैश, उसकी वेलोसिटी थी ना ये। अब हो सकता है कुछ भी वैल्यू हो, आई डोंट नो क्या वैल्यू है इसकी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जितनी इस पर डिपेंड करेगी वो तो कितनी वैल्यू है। अब कुछ भी वैल्यू होगी तो वो इसमें से माइनस होगी, पहले तो कुछ और नई क्वांटिटी आएगी और फिर उसका अंडर रूट किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो ये आपके पास चल रही है यहाँ पे, ये ओवरऑल वैल्यू हमारी सी से तो कम ही रहने वाली है, सी से कम रहेगी ना ये वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि जो ये है आपके पास सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, वो हमेशा सी से तो कम ही रहेगी, ठीक है, या तो सी से कम रहेगी, या यदि वी आपका ज़ीरो हो गया किसी केस में तो ये इक्वल भी हो सकती है आपकी सी की, सिर्फ इस केस में जब वी ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। यदि वो कम रहेगी तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी की यदि बात करूँ तो वो तो कैसी रहेगी आपकी, ओवरऑल क्वांटिटी की यदि बात कर लूँ तो वो कैसी रहेगी, हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। तो के क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ आई ये चीज़ कि मैंने ये कैसे लिखा है। किसी को नहीं समझ आया तो इसको सॉल्व करके देखना, उससे पता चल जाएगा कि किस तरह से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो के आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है आपकी। यदि वी आपका 0 है उस केस में इक्वल का साइन लगाएंगे, अदरवाइज तो ये इक्वल भी नहीं लगाया जाता और जस्ट ये बोला जाता है कि ये ग्रेटर देन 1 है आपकी। क्लियर है क्वांटिटी, समझ आया यहाँ तक, ओके ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। ये आपने निकाल लिया, ठीक है, के की वैल्यू आपने निकाल ली। अब टी डैश की आपने वैल्यू निकाली थी जिसमें के आ रहा था आपके पास, तो वहाँ के की वैल्यू ये आया था ना रिलेशन, इसमें के की वैल्यू रख देते हैं, ये सॉल्व करते हैं तो आपके पास जब लास्ट में सॉल्व कर तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। ये एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है ना। ये वैल्यू आ रही थी आपके पास तो इस तरह की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जो एक्स वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे के आ रहा था ना, उसमें के की वैल्यू निकालिए तो के की वैल्यू पुट कर दो तो वहाँ से आपके पास एक्स का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक्स का एक्सप्रेशन आया आपके पास कुछ इस तरह का। वाई और जेड पे कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि ना तो वाई के अलोंग कोई मोशन था फ्रेम का और ना ही जेड के अलोंग था, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टी में ये चेंज, देखो जो हम पहले ये बोल रहे थे कि कोई टाइम में चेंज नहीं आता है, बोल रहे थे ना ये बात, पिछले यूनिट में ऐसे ही करते आए थे जब तक गैलीलियन की बात कर रहे थे। बट अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में या ये को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये भी बता दिया कि टाइम में भी चेंज आता है। हम जो ये लेके चल रहे थे वो गलत था, वो नहीं थी
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे ठीक, तभी तो हमें न्यू की ज़रूरत पड़ी थी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने बताया कि टाइम में भी चेंज आता है, और जो ये इक्वेशंस आपके पास निकल के आई हैं इनको बोला जाता है लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, अब इनकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी आती है, उसका डेरिवेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यदि आपको याद रखनी है कि लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपका v है, ठीक है ना, उस v को -v से रिप्लेस कर देना है। ठीक है ना, इतना करना और कुछ नहीं करना है आपको। v को v' से v को -v से रिप्लेस कर देंगे, तो जो जो एक्सप्रेशन है यहाँ से x वाला कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, क्योंकि इन्वर्स लेना ना, तो x कोऑर्डिनेट आपके x' प्लस t' √1 - v²/c², इस तरह से हो जाएंगे आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इनका लिमिटिंग केस मैंने पहले भी बताई थी, पिछली वीडियो में बात की थी मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की और लोरेंट्स में क्या रिलेशन रहता है। मैंने बोला था कि यदि v आपके पास बहुत ज़्यादा कम हो जाए c से, तो ये वाली जो वैल्यू है आपके पास 1 - v²/c² वाला जो रिलेशन है बहुत कम हो जाएगा, तो ये बहुत कम आता है रिजल्ट। तो उस केस में आपके पास ये जो टर्म आ रही थी ना k वाली, वो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से टर्म। तो एलिमिनेट हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास जो ये इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह से, जो ये वाली इक्वेशंस हैं उनको इसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगी इक्वेशंस। और जो ये इक्वेशंस है ये एक्चुअली हैं कि कौन सी थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ही थी, ये तो सेम थी वही। दैट मीन्स आपका लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिड्यूस हो जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, बट कब, सिर्फ और सिर्फ तब जब v आपके पास वेरी वेरी लेस देन हो c से, बहुत ज़्यादा कम हो c से, तब हमें उससे रिलेटेड बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले पढ़ी थी, तो सेम वैसे ही आ जाती हैं आपके पास। क्लियर? ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकता है वो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बच्चे।